हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम आशीष ठाकर। आप सब लोगों को थंबनेल पर दिख रहा होगा। जैसा कि मैं आपको ये हमारी 5000 प्लस क्वेश्चनों की सीरीज़ चल रही है। कितने की? 5000 प्लस इसमें क्वेश्चन हो रहे हैं। हमारे 5000 प्लस क्वेश्चनों की ये सीरीज़ हमारी पर डे रेगुलर चल रही है। जिस किसी ने भी अगर हमारी प्रीवियस ईयर क्लास यानी पिछली क्लासें नहीं देखी हुई हैं, मेरी पिछली क्लासें हो चुकी हैं, लगभग 5 क्लासें हमारी हो चुकी हैं। अगर ये क्लास जिस किसी ने भी नहीं देखी हैं वो जा कर के देख ले, जिससे कि आपके क्वेश्चन छूटे ना, कोई भी प्रॉब्लम आपको ना हो और आप अच्छे से सभी क्वेश्चनों को बारी बारी से कंप्लीट कर सको। तो मेरा तो यही मानना है कि आप इन सब चीज़ों को बारी बारी से कंप्लीट करते चलो। और जिन किसी को अगर हमारी थ्योरी क्लास पढ़नी है तो मेरी थ्योरी क्लास भी आ चुकी है और मैं बता दूंगा आपको, एक इंट्रोडक्शन वीडियो डाल दूंगा इसी अनंत क्लासेस यूट्यूब चैनल पर, यानी न्यू अनंत क्लासेस के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब अच्छे से करिए, जिससे कि आपको और हमको दोनों को ही अच्छा सा सपोर्ट मिल सके और हम कुछ नया कर सकें आपके लिए। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हुए आइए चलते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चनों की तरफ। देखिए, मेरे मुंह में थोड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि वो छाले वगैरह हो गए हैं, तो वो अच्छे से बोल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन क्लास मिस करने से कोई मतलब नहीं निकलता। तो आइए क्लास पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, न्यूटन के पहले नियम को भी कहा जाता है। न्यूटन के जो पहला नियम है उसे क्या कहा जाता है? जड़त्व का नियम, आघूर्ण का नियम, ऊर्जा का नियम या संवेग का नियम? बताइए। न्यूटन के पहले नियम को भी कहा जाता है आघूर्ण का नियम, जड़त्व का नियम, ऊर्जा का नियम या संवेग का नियम? तो पहले नियम को भी कह सकते हैं हम जड़त्व का नियम। बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए, आज मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँ तो उसके लिए आप ये मत समझिए कि सर ज़्यादा क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, सूर्य का ताप मापन जाता है। यहाँ पर मापा जाता है, मापन नहीं है, यहाँ पर मापा जाता है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? मापा जाता है, यानी कि सूर्य का जो ताप है वह किसके द्वारा मापा जाता है? प्लेटिनियम तापमापी, गैस तापमापी, पायरोमीटर तापमापी या वाष्पन तापमापी? बताइए। क्वेश्चन नंबर 2, आपके सामने 4 ऑप्शंस। सूर्य का ताप मापा जाता है, तो इसमें सी आंसर इज़ द करेक्ट आंसर। कौन सा होता है? सी आंसर इज़ द करेक्ट आंसर, यानी पायरोमीटर। पायरोमीटर होता है ना, उससे सूर्य का तापमान माप सकते हैं। सूर्य का कितना तापमान होता है या किससे माप सकते हैं? हम पायरोमीटर से माप सकते हैं, यानी कि पायरोमीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेथोस्कोप ध्वनि में किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यानी स्टेथोस्कोप जो आपने डॉक्टरों के कानों में लगा हुआ देखा होगा ना, जिससे डॉक्टरों की पहचान होती है कि यह डॉक्टर है या वैसा ही है। तो वो डॉक्टर जो लगा करके घूमते हैं ना, जो डला रहता है, वो स्टेथोस्कोप होता है। इसमें जो ध्वनि सुनाई देती है ना, देखिए वो तो काफ़ी लोगों को पता होगा कि स्टेथोस्कोप होता है, लेकिन नया क्वेश्चन है। देखिए, पहला तो क्वेश्चन यह बन गया आपके लिए कि स्टेथोस्कोप, यानी कि स्टेथोस्कोप होता है वह डॉक्टरों के लिए काम में आता है। दूसरा कि स्टेथोस्कोप से किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कौन सी ध्वनि पर यह कार्य करता है? परावर्तन पर, अपवर्तन पर, विवर्तन पर या ध्रुवण पर? बताइए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन या ध्रुवण? तो इसका सही आंसर होता है ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि परावर्तन पर। यह किस पर निर्भर करता है? परावर्तन पर निर्भर करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है। रेटिना होती है ना, जो हमारी आँख है, जो आइरिस आपको दिख रही है ना, जो रेटिना होती है ना, इस पर जो प्रतिबिंब बनता है, यानी कि इस पर जो बना, नेत्र पर जो बना प्रतिबिंब होता है, वास्तविक उल्टा और छोटा, वास्तविक सीधा बड़ा, वास्तविक सीधा और छोटा, अवास्तविक उल्टा और छोटा? बताइए इसका आंसर आप बताइए। फिर इसके बाद में मैं आपको एक इसे बेहतरीन तरीके से समझा देता हूँ, जिससे कि आप कभी भी ध्यान ना भूलो। तो रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा और छोटा। कैसा होता है? वास्तविक, उल्टा और
छोटा। देखिए एक बात आप ध्यान रख लीजिए, जो प्रतिबिंब वास्तविक होगा ना, जो कैसा होगा वास्तविक, जो प्रतिबिंब वास्तविक होगा ना, जो प्रतिबिंब वास्तविक होगा वह उल्टा जरूर होगा। जो प्रतिबिंब वास्तविक होगा वह उल्टा जरूर होगा। कैसा होगा? उल्टा जरूर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति है। यानी कि जो विद्युत ऊर्जा होती है उसे यांत्रिक ऊर्जा यानी किसी यंत्र में बदलने की युक्ति क्या कहलाती है? डायनेमो, ट्रांसफार्मर, विद्युत मोटर या कंडक्टर? बताइए। डायनेमो, ट्रांसफार्मर, विद्युत मोटर या कंडक्टर? बताइए क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 5, विद्युत मोटर, डायनेमो, ट्रांसफार्मर या कंडक्टर? तो इसका सही आंसर होता है सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्या होता है दोस्तों? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सभी फ्रेंड्स जुड़ जाइए और क्लास को शेयर कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे नेक्स्ट क्लास आने पर आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके और आपकी क्लास मिस नहीं हो। तो पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबक क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? पढ़िए क्वेश्चन को समझिए। यानी कि ये पृथ्वी है, यानी कि यह एक पृथ्वी है। अब पृथ्वी एक बहुत बड़ा एक चुंबक है, इसको क्या समझ लो? एक चुंबक है, यह बहुत बड़ा एक चुंबक है। अब इसका चुंबक क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत करता है? पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर? बताइए किस दिशा में निर्भर करता है? पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर? एक मिनट, मैं इस कैमरे से आपको नहीं दिख रहा होगा कि चल क्या रहा है। एक मिनट यार, यहाँ पर भी इसमें प्रॉब्लम ही देगा ये। चलो यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर ये ठीक है। कैसा है? यहाँ पर ये ठीक रहेगा। आइए, तो पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबक क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? बताइए किस दिशा में विस्तृत होता है? क्वेश्चन नंबर 6, तो इसका सही आंसर होता है डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यानी दक्षिण से उत्तर। कौन सी दिशा में विस्तृत होता है दोस्तों? दक्षिण से उत्तर की दिशा में विस्तृत होता है। यह कौन सी दिशा में विस्तृत हो रहा है? दक्षिण से उत्तर की दिशा में यह विस्तृत होता रहता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7, सुपर कंडक्टर की चालकता किससे मापी जाती है? सुपर कंडक्टर होता है, उसकी चालकता किससे मापी जाती है? असीमित, कम, जीरो या अधिक? ए, बी, सी या डी? इसका सही आंसर होता है ए आंसर इज द करेक्ट आंसर, यानी कि असीमित। सुपर कंडक्टर की चालकता होती है कितनी होती है? असीमित। असीमित इसकी चालकता होती है, किसकी? सुपर कंडक्टर की। देखिए यह क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। बैटरी का आविष्कार किसने किया? वोल्ट, रोएंटजन, फेराडे या मैक्सवेल? बताइए किसने किया था? बैटरी का आविष्कार किसने किया था? बैटरी का आविष्कार किसने किया था? वोल्ट, रोएंटजन, फेराडे या मैक्सवेल? बताइए। वोल्ट, रोएंटजन, फेराडे या मैक्सवेल? तो इसका आविष्कार किया था, बैटरी का आविष्कार किया था वोल्ट ने। किसने किया था? वोल्ट। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देखिए मैं आज आपको अच्छी तरीके से नहीं समझा पा रहा हूँ, इस चीज़ को मैं भी महसूस कर रहा हूँ, आप ही नहीं। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, पॉलीग्राफ या सिस्मोग्राफ? क्वेश्चन नंबर 9, सही आंसर बताइए। बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, पॉलीग्राफ या सिस्मोग्राफ? भूकंप की तीव्रता यानी जो भूकंप आता है ना, उसकी तीव्रता मापी जाती है सिस्मोग्राफ से। किससे मापी जाती है दोस्तों? सिस्मोग्राफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को कहते हैं, यानी जो सूर्य है, ये सूर्य, इससे जो किरण आ रही है इसकी तीव्रता को मापने वाले उपकरण को, यानी कि इस यंत्र को क्या कहते हैं? एक्टोमीटर, कैस्कोग्राफ, बैरोमीटर या एक्टियोमीटर? बताइए क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होता है डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
एक्टियोमीटर। क्या होता है? एक्टियोमीटर। स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु है। बताइए, स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु है। वायु क्या है? मिक्सचर है, कई एक गैसों का यह मिक्सचर है। क्या है? कई एक गैसों का। इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, यानी कई एक प्रकार की गैसें इसमें मिली हुई हैं, इसलिए वायु को क्या कहा जाता है? मिक्सचर कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, परमाणु, एक मिनट, परमाणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास 282 है। इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखिए, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं पहले तो ये जानिए। आपने अगर किसी का संयोजकता भरी है, किसी इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन विन्यास, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास भरा हुआ है, किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास भरा हुआ है, जैसे 2, 8, 18 होता है। यानी कि हर एक 2, 8, 18 होता है। ठीक है, 2, 8, 18। तो हर एक परमाणु यही चाहता है कि मेरा अष्टक पूरा हो। क्या पूरा हो? अष्टक पूरा हो। देखिए, मैं आपको जितना हो पा रहा है उतना मैं बता पा रहा हूँ आपको, और इन सब चीज़ों को मैं बोर्ड पर क्लियर करा दूंगा थ्योरी क्लास में। हर एक परमाणु चाहता है कि मेरा अष्टक पूरा हो, लेकिन या तो वो अष्टक पूरा करने की या तो इलेक्ट्रॉन लेता है या फिर वो दान दे देता है। कैसे दान देता है? अगर उसमें 5 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वह दान दे देता है, 5 से अधिक होते हैं तो वह दूसरे परमाणु से इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो इसमें क्या हो रहा है? लास्ट में कितने आ रहे हैं? 2। देखिए कितने आ रहे हैं लास्ट में? 2, 8 और 2, यानी कि 5 से कम आ रहे हैं। 5 से कम आ रहे हैं तो यह दान दे देता है। यानी कि कितने, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि 2 इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परमाणु शक्ति जो संयंत्र है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विखंडन, संलयन, तापीय दहन, उपयुक्त में से तीनों। विखंडन, दहन, तापीय, संलयन, उपयुक्त में से तीनों। बताइए। सही आंसर होता है ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी कि विखंडन पर। किस पर कार्य करता है? विखंडन पर। क्वेश्चन नंबर 14। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजक यौगिक है? यानी कि संयोजक यौगिक है। कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड या कार्बन टेट्रा क्लोराइड। बताइए, इनमें से कौन सा एक संयोजक इलेक्ट्रॉन? और संयोजक इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? जब मैं आपको ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जब केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा, जब मैं आपको इन सब चीज़ों को कंप्लीट करा दूँगा, तो अभी तो आप सिर्फ क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजक यौगिक है? कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड या कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो इसका सही आंसर होता है डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ऑक्सीकरण वैसी अभिक्रिया है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण एक कैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ऑक्सीजन का संयोग होता है, विद्युत धनात्मक समूहों के अनुपात में वृद्धि होती है या उपयुक्त सभी। बताइए, ऑक्सीकरण कैसी अभिक्रिया? तो इसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होता है, ऑक्सीजन का संयोग भी होता है, विद्युत धनात्मक संयोग का अनुपात में वृद्धि भी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाता है डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कौन सा हो जाता है? डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 16। मनुष्य के खून का पीएच मान होता है। मनुष्य का जो खून है वह पीएच मान होता है। कम अम्लीय, अधिक अम्लीय, कम क्षारीय, अधिक क्षारीय। बताइए कैसा होता है मनुष्य के खून का पीएच मान? कम अम्लीय, अधिक अम्लीय, कम क्षारीय, अधिक क्षारीय। तो इसका सही आंसर होता है बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17। परम ताप का मान होता है। परम ताप का मान होता है 0 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस या 180 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है? बताइए।
एक सेकंड, मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम लग रही है। गलती हो गई, सॉरी दोस्तों। इसमें होता है मनुष्य के खून का पीएच मान होता है कम क्षारीय, यानी कि कम क्षारीय होता है, अधिक अम्लीय नहीं होता। सॉरी, माय मिस्टेक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। परम ताप का मान होता है 0 डिग्री सेल्सियस, 273 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस या 180 डिग्री केल्विन। बताइए दोस्तों क्या होता है, परम ताप का मान क्या होता है? तो -273 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है -273 डिग्री सेल्सियस? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्या होता है? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अमोनिया उत्पादन की अवधि में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, यानी अमोनिया उत्पादन की अवधि के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है निकेल, लोहा, प्लेटिनियम या मोलिब्डेनम। यह मोलिब्डेनम लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में आप पढ़ लो, मोलिब्डेनम लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है इसमें? मोलिब्डेनम लिखा हुआ है। बताइए अमोनिया उत्पादन की अवधि में उत्प्रेरक के रूप में क्या कार्य करता है? तो उत्प्रेरक के रूप में जो यूज होता है वो होता है मोलिब्डेनम। क्या यूज होता है? मोलिब्डेनम, यानी कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। गोबर गैस में मुख्यतः होता है, यानी कि जो गोबर गैस होती है उसमें मुख्यतः क्या होती है? मीथेन, ईथेन, एसिटिलीन या कार्बन मोनोऑक्साइड। बताइए इसका आंसर तो आप सभी लोगों को पता होगा दोस्तों, सभी लोगों को इसका आंसर तो पता ही होगा। नहीं पता है तो आप टेंशन मत लीजिए, मैं किस लिए बैठा हुआ हूँ, बताने के लिए ही बैठा हुआ हूँ। गोबर गैस में मुख्यतः होती है मीथेन, ईथेन, एसिटिलीन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसमें क्या होती है? मीथेन। क्या होती है? मुख्यतः इसमें मीथेन पाई जाती है। आवर्त सारणी में दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या। आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? तत्वों की संख्या आवर्त सारणी में दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर होता है बी। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्या होता है? बी। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कितनी होती है आवर्त सारणी में? यानी कि होता है 2, 8, 8, 18, 18, 32 ऐसे कुछ होता है, 32, 32 ऐसे होता है। अब कैसे होता है इस चीज़ को तो मैं आपको बोर्ड पर ही क्लियर करा पाऊँगा। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई है? बॉटनी जो शब्द है उसकी उत्पत्ति किस भाषा में हुई है? किस भाषा में हुई है? बताइए आप। बॉटनी शब्द की जो उत्पत्ति है वह किस भाषा में हुई है? फ्रेंच में, लैटिन में, पुर्तगाली में या ग्रीक में? बताइए कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? बॉटनी शब्द जो लिखा हुआ है वह कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? बताइए। तो यह लिखा हुआ है ग्रीक भाषा में। कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? ग्रीक भाषा में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। विषाणु निर्जीव माने जाते हैं। विषाणु निर्जीव भी माने जाते हैं और विषाणुओं को सजीव भी माना जाता है। निर्जीव माने जाने की कोई एक कारण बताइए। उत्परिवर्तन हो सकता है, क्रिस्टलाइजेशन होता है, या वृद्धि कर सकते हैं, गुणन कर सकते हैं? बताइए। उत्परिवर्तन हो सकता है, क्रिस्टलाइज होता है, या वृद्धि कर सकते हैं, गुणन भी होता है, गुणन कर सकते हैं। इसका सही आंसर होता है बी। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी कि यह क्रिस्टलाइजेशन हो जाते हैं, यानी कि विषाणुओं को लेकर के उसको क्रिस्टलाइजेशन कर सकते हैं, यानी कि इसको रख करके ऐसे 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 मीड़ करके और ऐसे करके इनमें से वैक्सीन बना देते हैं। आइए, किस पादप में तना संचरण चिरकालिकता में कार्य करता है? किस पादप में तना संचयन चिरकालिकता में कार्य करता है? संचयन चिरकालिकता में कार्य करता है। इस चीज़ को आप फोकस करिए, संचरण चिरकालिकता में कार्य करता है। किसका करता है? हल्दी का। किसका करता है? किस पादप में तना संचरण चिरकालिकता में कार्य करता है, यानी कि हल्दी का जो तना होता है वह संचयन चिरकालिकता में कार्य करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। कुनैन सिनकोना पादप से किस भाग से प्राप्त की जाती है?
देखिए इसमें आपके 2 क्वेश्चन बन गए। इसमें कितने क्वेश्चन बन गए आपके? 2 क्वेश्चन बन गए। यानी कि कुनैन होता है वह सिनकोना पादप से प्राप्त होता है। पहला क्वेश्चन कौन सा बन गया आपका? कुनैन होता है वह सिनकोना पादप से प्राप्त होता है। किस भाग से प्राप्त होता है? पादप के सभी भाग होते हैं। पादप की भाग लिखे हुए हैं आपके सामने, जड़, फल, बीज और छाल। ये सभी क्या लिखे हुए हैं? पादप के भाग लिखे हुए हैं। तो आप बताइए, अभी क्वेश्चन बिल्कुल फ्रेश है। बताइए कुनैन सिनकोना पादप से किस भाग से प्राप्त होता है? जड़ से, फल से, बीज से या छाल से? तो इसका सही आंसर होता है छाल। किससे प्राप्त होता है? छाल से। यानी कि कुनैन होता है वह सिनकोना पादप की छाल से प्राप्त किया जाता है। पौधे में जल का परिवहन होता है जाइलम द्वारा, मृदा द्वारा, त्वचा द्वारा या फ्लोएम द्वारा? बताइए। इसका मैं आपको आज इसका डाउट ही क्लियर कर दूं इस क्वेश्चन का। जाइलम से क्या होता है और फ्लोएम से क्या होता है? इस चीज़ में आप काफ़ी कंफ्यूज रहते होंगे कि जाइलम से क्या होता है और फ्लोएम से क्या होता है। तो दोस्तों इसका हम आज पौधे में जल का परिवहन जाइलम द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जाइलम द्वारा होता है। यानी कि इसमें क्या पूछा हुआ है? जल का परिवहन, यानी कि वाटर का। तो जाइलम आगे आ रहा है तो इसमें भी जाइलम आ रहा है। अब उसमें पूछा जाता है फूड का परिवहन, यानी कि खाद्य का परिवहन। यानी कि फूड यानी कि किससे स्टार्ट हो रहा है? एफ से। फूड यानी कि फ्लोएम, यह किससे स्टार्ट हो रहा है? एफ से। यह भी एफ से स्टार्ट हो रहा है, फूड भी एफ से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि फूड फ्लोएम से और जल जाइलम से। फूड फ्लोएम से और जड़ जाइलम से। फूड फ्लोएम से और जल जाइलम से। याद हो गया आपको पक्का? नींबू का कैंकर रोग किससे होता है? नींबू का जो कैंकर रोग होता है वो किससे होता है? कवक से, जीवाणु से, विषाणु से या निमेटोडा से? नींबू का कैंकर रोग किससे प्राप्त? नींबू का कैंकर रोग, नींबू का कैंकर रोग होता है कवक, जीवाणु, विषाणु या निमेटोडा? इसका सही आंसर होता है बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यानी कि जीवाणुओं से नींबू में रोग लग जाता है, कैंकर रोग। यानी कि उसके पत्ते होते हैं वो पीले पड़ने लग जाते हैं और नींबू खत्म हो जाता है, बेकार हो जाता है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था। मिलर ने, प्रयोगशाला है उसमें सबसे पहले डीएनए का संश्लेषण यानी कि इसके बारे में सबसे पहले बताया था। मिलर ने, खुराना ने, केल्विन ने या कोई नहीं? इसका संश्लेषण किया था खुराना ने। किसने? खुराना ने। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कोशिका अंगों में कौन सा अर्धपारगम्य है? एक अर्धपारगम्य है। यानी कि अर्धपारगम्य यानी कि इधर से उधर, उधर से इधर आदान प्रदान कर सके, अर्धपारगम्य होता है। कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति या केंद्रक? बताइए इनमें से कौन सा एक अर्धपारगम्य? निम्नलिखित में से कोशिका अंग में कौन सा एक अर्धपारगम्य है? यानी कि अर्धपारगम्य झिल्ली के बारे में आपसे पूछा गया है। बताइए। तो कोशिका भित्ति होती है वह अर्धपारगम्य होती है। कैसी होती है यह? अर्धपारगम्य होती है। कैसी होती है? अर्धपारगम्य होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? यानी कि इसमें 2 क्वेश्चन इसमें भी आपको नज़र आ रहे होंगे। यानी कि प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था, यह क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाना स्टार्ट हुए थे, यानी किस वर्ष से ये से मनाना चालू हो रहे हैं। इस प्रकार से ये क्वेश्चन बन जाता है। तो बताइए किस वर्ष से इसको मनाना स्टार्ट हो रहे हैं? प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1973 से। कब से? 1973 से। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। मानव जनित जो पर्यावरण प्रदूषण है वह कहलाता है पीड़ाहारी, परजैविक, प्रतिजैविक या ह्यूमेलेन। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? परजैविक। यानी क्या कहलाते हैं? परजैविक। क्या कहलाते हैं? परजैविक। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को यह सीरीज अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। आज थोड़ा इशू था, मुंह में थोड़ी प्रॉब्लम है, छाले के चक्कर में मैं आपको अच्छे से समझा नहीं पाया। इसकी मुझे भी कमी महसूस हो रही है कि मैं आपको अच्छे से समझा नहीं पाया। देखिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। 30 क्वेश्चन आज के लिए हमारे हो गए। 30 क्वेश्चन। यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अनंत क्लासेस के नाम से ये यूट्यूब चैनल है, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और जिन बच्चों को थ्योरी पढ़नी है वह जा कर के थ्योरी क्लास भी मेरी स्टार्ट हो गई है, उसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन बता दूंगा, इंट्रोडक्शन वीडियो डाल दूंगा और उसमें जा कर के आप थ्योरी पढ़ना स्टार्ट कर दें। ओके, थैंक यू, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट डे कल।